हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल MS थेरिया। तो आज हम फिर स्टार्ट करने जा रहे हैं कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज में दो कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज हम कर चुके हैं। आप सबने भी पढ़ा होगा, देखा होगा वीडियो को और नोट डाउन भी किया होगा। अगर आपको वो दोनों पता चल गई है तो आप थर्ड भी इजिली कर सकते हो। तो थर्ड कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। कौन सी प्रॉपर्टी है? डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। तो सुनिएगा, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट क्या होती है। ये कह रहा है एक एक बात, हमारे पास सब कुछ अलग अलग है। सबसे पहले इसका मतलब ही तो समझ में आना चाहिए, तभी तो आगे बढ़ेंगे। डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट क्या कह रहा है। हमने क्या किया, कोई सोलवेंट लिया। क्या ले लिया? सोलवेंट। कैसा लिया ये सोलवेंट? आपको भी पता है सोलवेंट लिक्विड है। कैसा है? लिक्विड। इसके अंदर हमने क्या मिक्स कर दिया? नॉन वोलाटाइल सोल्यूट। क्या मिक्स किया? नॉन वोलाटाइल सोल्यूट। नॉन वोलाटाइल सोल्यूट अगर मिक्स करोगे तो जो ये सोलवेंट है ये क्या बन जाएगा? इट बिकम्स सॉल्यूशन। क्या बन जाएगा? आपका जो नॉन वोलाटाइल सोल्यूट है सॉल्वेंट में मिलाने के बाद ये क्या बन गया? सॉल्यूशन बन गया। और मैंने तुम्हें पिछली दो प्रॉपर्टी जो करवाई है दोनों में बताया था, रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर में बताया था नॉन वोलाटाइल सोल्यूट सॉल्वेंट में मिला दोगे तो इसका वेपर प्रेशर क्या हो जाएगा? डिक्रीज। बताया था या नहीं बताया था? फिर मैंने तुम्हें बताया था एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट में। क्या बताया था? नॉन वोलाटाइल सोल्यूट मिलाओगे सॉल्वेंट में तो सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट कैसा हो जाएगा? हाई एज कंपेयर टू सॉल्वेंट। हमेशा सॉल्यूशन की कंपैरिजन सॉल्वेंट से चलती रहेगी बेटा। अब आप देखिएगा आगे हमारे पास डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट में क्या कह रहा है। सिंपल सी बात है, डिप्रेस का मतलब होता है डिक्रीज। क्या मतलब होता है? डिक्रीज। क्या होगा? सॉल्वेंट के अंदर जब नॉन वोलाटाइल सोल्यूट मिलाया जाएगा, सॉल्वेंट के अंदर जब नॉन वोलाटाइल सोल्यूट मिलाया जाएगा तो नॉन वोलाटाइल सोल्यूट मिलाने के बाद सॉल्वेंट की कंपैरिजन में सॉल्यूशन का जो फ्रीजिंग पॉइंट है, किसकी बात करेंगे अब हम? फ्रीजिंग पॉइंट क्या हो जाएगा? डिक्रीज। तो जब सॉल्यूशन का फ्रीजिंग पॉइंट डिक्रीज हो जाता है, किसकी कंपैरिजन में? प्योर सॉल्वेंट की कंपैरिजन में। कब? जब हम नॉन वोलाटाइल सोल्यूट मिक्स करते हैं। तो वह नॉन वोलाटाइल सोल्यूट मिक्स इनटू द सॉल्वेंट, देन द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन डिक्रीजेज as compared to pure solvent. This is known as depression in freezing point. इसे क्या बोला जाता है? depression in freezing point. तो तीन बातें हमने पढ़ ली हैं कोलिगेटिव प्रॉपर्टी में। अगर नॉन वोलाटाइल सोल्यूट सॉल्वेंट में मिलाओगे तो सॉल्वेंट की कंपैरिजन में सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर लो। ये तो बहुत पहले से पढ़ते आ रहे हैं। नॉन वोलाटाइल सोल्यूट सॉल्वेंट में मिलाया तो जो आपका सॉल्यूशन है, सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट हाई होगा एज कंपेयर टू सॉल्वेंट। और आज अब हमने पढ़ लिया जब हम नॉन वोलाटाइल सोल्यूट सॉल्वेंट में मिलाएंगे तो सॉल्यूशन का फ्रीजिंग पॉइंट क्या हो जाएगा? डिक्रीज। ये सब किसके साथ जुड़े हुए हैं? क्योंकि वेपर प्रेशर डिक्रीज होता है नॉन वोलाटाइल सोल्यूट मिलाने पर, इसलिए बॉइलिंग पॉइंट क्या हो जाता है? हाई सॉल्यूशन का, और फ्रीजिंग पॉइंट क्या हो जाता है? लो, डिक्रीज हो जाता है। और इसी डिक्रीज को हम क्या बोलते हैं? डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। अब एक एक करके देखेंगे ये क्यों डिक्रीज हुआ, कैसे हुआ। लेकिन उससे पहले जैसे मैंने बॉइलिंग पॉइंट की डेफिनेशन बताई थी ना, वैसे ही आप एक एक करके फ्रीजिंग पॉइंट की डेफिनेशन सुनिए। लेकिन फ्रीजिंग पॉइंट में एक मजे की बात है, एक पते की बात है, बहुत इंपॉर्टेंट अच्छी बात है। फ्रीजिंग पॉइंट में क्या कह रहा है? फ्रीजिंग पॉइंट की जब हम बात करते हैं, जब हम फ्रीजिंग पॉइंट की बात करेंगे तो फ्रीजिंग पॉइंट में क्या कर रहा है? अगर आपको प्योर सॉल्वेंट का चेक करना है, किसका चेक करना है? अगर हम प्योर सॉल्वेंट का चेक करना चाह रहे हैं तो प्योर सॉल्वेंट का फ्रीजिंग पॉइंट क्या होता है? एक ऐसा पॉइंट होता है जिसके ऊपर, क्योंकि फ्रीजिंग का मतलब क्या होता है? लिक्विड का किस में चेंज होना? सॉलिड में चेंज होना, यही तो होता है फ्रीजिंग। तो ये लिक्विड और इसकी जो सॉलिड फेज है ना, ये इक्विलिब्रियम में होती है। सॉलिड और लिक्विड फेज किस में होती है बच्चों?
इक्विलिब्रियम में होती है। तो लिक्विड फेज और सॉलिड फेज यानी कि उस टाइम पे फ्रीजिंग पॉइंट पे लिक्विड सॉलिड में चेंज हो रहा होता है। जैसे कि वाटर है, वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट आपने सुन रखा 0 डिग्री सेल्सियस, लेकिन कभी भी देखना 0 डिग्री सेल्सियस पे एकदम से आपको आइस नहीं मिलती है, धीरे धीरे लिक्विड किस में कन्वर्ट हो रहा होता है, आइस में, सॉलिड में। तो लिक्विड और सॉलिड फेज इक्विलिब्रियम में होती है, उस पॉइंट को हम बोलते हैं फ्रीजिंग पॉइंट और प्योर सॉल्वेंट, अगर प्योर सॉल्वेंट का हमें देखना हो तो। इसलिए हम ये कह सकते हैं यानी कि ऐसा पॉइंट जिसके ऊपर उसकी लिक्विड फेज का और सॉलिड फेज का वेपर प्रेशर सेम होगा। क्या होगा, लिक्विड फेज का और सॉलिड फेज का वेपर प्रेशर क्या होगा, सेम। यानी कि जब ये दोनों इक्विलिब्रियम में है, इसका मतलब सॉलिड लिक्विड में, लिक्विड सॉलिड में चेंज हो रहा है। इट मींस उसके लिक्विड फेज का और सॉलिड फेज का वेपर प्रेशर कैसा होगा, सेम। तो फ्रीजिंग पॉइंट अगर किसी प्योर सब्सटेंस का पता करना है तो उसकी डेफिनेशन होती है वो पॉइंट जिस टेम्परेचर के ऊपर उसका लिक्विड फेज और उसकी सॉलिड फेज दोनों का वेपर प्रेशर क्या होगा, सेम होगा। दोनों का वेपर प्रेशर कैसा होगा, सेम होगा। उसे हम क्या नाम देते हैं, फ्रीजिंग पॉइंट नाम दिया जाता है। जैसे बॉइलिंग पॉइंट की डेफिनेशन क्या पड़ी थी, वो टेम्परेचर जिसके ऊपर किसी भी लिक्विड के वेपर्स का वेपर प्रेशर कितना हो गया था, 1 एटमॉस्फेरिक, यानी कि इन्वायरमेंट प्रेशर के इक्वल। लेकिन यहां पे क्या करा है, जब लिक्विड फेज और सॉलिड फेज, क्योंकि फ्रीजिंग पॉइंट पे लिक्विड सॉलिड में चेंज हो रहा होता है, वे एक दूसरे के अंदर इक्विलिब्रियम में। तो इन दोनों का लिक्विड फेज और सॉलिड फेज दोनों का क्या कह रहा है, इन दोनों का वेपर प्रेशर सेम होगा। किसी प्योर सब्सटेंस का अगर फ्रीजिंग पॉइंट पता करना है तो ये होता है उसका फ्रीजिंग पॉइंट। क्या होता है, ये उसका फ्रीजिंग पॉइंट। तो इसके बारे में मैं एक ग्राफ बना रहा हूं साथ साथ, ताकि आपको साथ साथ समझ में आ जाए। ये लीजिएगा, मैंने क्या किया, प्रेशर और टेम्परेचर, यही दो क्यों लिए, क्योंकि हमने देखो वेपर प्रेशर को टेम्परेचर से रिलेट कर दिया, फ्रीजिंग पॉइंट को किससे रिलेट कर दिया, वेपर प्रेशर। क्योंकि फ्रीजिंग पॉइंट मैंने क्या बताया है, वो टेम्परेचर जिसके ऊपर लिक्विड फेज और सॉलिड फेज दोनों का वेपर प्रेशर सेम हो जाए। यानी कि प्रेशर को किससे रिलेट कर दिया, फ्रीजिंग पॉइंट, और फ्रीजिंग पॉइंट क्या है, एक टेम्परेचर है। इसलिए हम ग्राफ किसके बीच में प्लॉट करेंगे, टेम्परेचर और प्रेशर। मान लेते हैं ये हमारे पास कोई सॉल्वेंट है, प्योर सॉल्वेंट, इसका वेपर प्रेशर यहां पे इतना है, ये टेम्परेचर इतना है स्टार्टिंग में इनिशियली। अब ये बताओ, ये यहां पे लिक्विड है, कैसा है, अगर मैं इसको फ्रीज करना चाहता हूं तो मुझे टेम्परेचर क्या करना पड़ेगा, नीचे लेके आना पड़ेगा। एक बात बताओ, अब टेम्परेचर को लो करूंगा तो वेपर प्रेशर लो, क्योंकि मैंने एक दिन तुम्हें बताया था फैक्टर्स अफेक्टिंग वेपर प्रेशर, तो बताया था वेपर प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। टेम्परेचर डिक्रीज होगा तो वेपर प्रेशर कम बनेंगे, वेपर्स कम बनेंगे तो वेपर प्रेशर कम होगा। अगर मैं इसको अब फ्रीज करना चाहता हूं तो टेम्परेचर लो करोगे तो वेपर प्रेशर कम बनेंगे, वेपर्स कम बनेंगे तो वेपर प्रेशर क्या हो जाएगा, लो। धीरे धीरे ये लिक्विड आता गया और इस पॉइंट पे आने के बाद यहां पे ये, इसके बाद धीरे धीरे ये सॉलिड में, यहां तक ये लिक्विड था, उसके बाद ये किस में कन्वर्ट होना स्टार्ट हो गया, सॉलिड। इस पॉइंट पे ये लिक्विड से सॉलिड में जाना स्टार्ट हुआ था। यानी कि इस पॉइंट पे अगर मैं चेक करूं तो देखो दोनों का वेपर प्रेशर सेम है, ये रहा, है या नहीं है, इसकी लिक्विड फेज का भी और सॉलिड फेज का भी। इसी को हमने क्या नाम दिया था, फ्रीजिंग पॉइंट। इसका मतलब ये जो फ्रीजिंग पॉइंट है ये किसका आ गया, प्योर सॉल्वेंट का। किसका आ गया, तो किसी भी प्योर सब्सटेंस का अगर आपको फ्रीजिंग पॉइंट चेक करना है तो उसका क्या करो, टेम्परेचर लो करते जाओ। जब टेम्परेचर लो करोगे तो एक समय ऐसा आएगा, टेम्परेचर लो करते करते टेम्परेचर जब आप कंटिन्यूसली लो करोगे तो वो लिक्विड सॉलिड में कन्वर्ट होना स्टार्ट होगा, और जैसे ही स्टार्ट होगा उस पॉइंट के ऊपर उसकी लिक्विड फेज का और उसकी सॉलिड फेज का जो प्रेशर है, वेपर प्रेशर है, ये क्या होगा, सेम। यानी कि वेपर प्रेशर जिस पॉइंट पे सेम हो जाएगा उसी को हम उसका क्या बोल देंगे, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ द प्योर सॉल्वेंट। इतना आ गया है, नहीं आ गया समझ पे, ये हो गया। इस ग्राफ को अब एक साइड में रख दो, फिर देखते हैं। अब आगे बढ़िएगा, अब सुनिएगा सॉल्यूशन का फ्रीजिंग पॉइंट क्या होता है। किसी सॉल्यूशन का अगर मुझे फ्रीजिंग पॉइंट की डेफिनेशन देनी है तो क्या होती है। अगर किसी सॉल्यूशन का फ्रीजिंग पॉइंट आपसे पूछे तो वो टेम्परेचर क्या कराए, वो टेम्परेचर
जिस टेम्परेचर के ऊपर सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर बिकम्स इक्वल टू इसके सॉल्यूशन में जो सॉल्वेंट है उसके वेपर प्रेशर के इक्वल हो जाए, बिकम्स इक्वल टू सॉल्वेंट वेपर प्रेशर। यानी कि क्या कह रहा है, इस सॉल्यूशन में जो आपने सॉल्वेंट डाला है उसके वेपर प्रेशर के जब इस सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर इक्वल हो जाएगा उस पॉइंट को हम क्या बोलेंगे। यानी कि हम धीरे धीरे सॉल्यूशन के लिए भी क्या करते जाएंगे, टेम्परेचर को लो, क्यों, टेम्परेचर लो करने से ये फ्रीज होगा, धीरे धीरे लो करते गए तो एक टेम्परेचर आपको ऐसा मिलेगा जब इस सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर इसके अंदर जो सॉल्वेंट है ना उसके वेपर प्रेशर के इक्वल हो जाएगा। तो यानी कि क्या कह रहा है, इट इज द टेम्परेचर at which vapor pressure of solution becomes equal to vapor pressure of solvent present in the solution। इस सॉल्यूशन में जो सॉल्वेंट प्रेजेंट है उसके वेपर प्रेशर के जब इस सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर इक्वल हो जाएगा उसे हम क्या नाम देंगे, उसे हम देंगे फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन। क्या नाम दिया जाएगा, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन। अब एक बात बताइएगा, अब यहां पे वापस ग्राफ पे आ जाइएगा, ये क्या प्योर सॉल्वेंट, मैंने इसमें नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट डाल दिया तो इसका इस पॉइंट के ऊपर इसका ये जो वेपर प्रेशर है ये लो हो जाएगा या हाई। ये देखिएगा सॉल्वेंट में जब नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट मिलाते हैं तो पहली कोलिगेटिव प्रॉपर्टी पड़ी थी, वहां से भी उससे पहले से भी मैंने बताया था नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट मिलाते ही वेपर प्रेशर डिक्रीज होगा। तो ये यहां पे यानी कि सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर यहां पे होगा या नहीं होगा, इन दोनों का टेम्परेचर देखो इनिशियली यहां पे है, यहां पे सॉल्वेंट था, इसी टेम्परेचर के ऊपर जब मैंने इसके अंदर नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट मिला दिया तो देखो सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर इतना है और सॉल्वेंट का इतना था, लो हो गया या नहीं हो गया, किसका लो हुआ, सॉल्यूशन का, देखो इतना लो हुआ। क्यों हुआ बेटा, यही तो मैं कह रहा हूं, अरे ये क्यों लो हुआ, क्योंकि मैंने तुम्हें कहा है नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट सॉल्वेंट में मिलाओगे तो वेपर प्रेशर लो, टेम्परेचर में कोई चेंज नहीं है, टेम्परेचर वही पे है, वेपर प्रेशर लो। अब ये वेपर प्रेशर लो है, ये क्या है, वेपर प्रेशर लो हो गया। अब एक बात बताओ मुझे, वेपर प्रेशर लो है और मैं अब इसका वेपर प्रेशर अगर सॉल्वेंट के वेपर प्रेशर के इक्वल करना चाहूंगा, क्यों करना चाहूंगा, क्योंकि जब इस सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर सॉल्वेंट के वेपर प्रेशर के इक्वल हो जाएगा उसी को तो हम क्या बोलेंगे, फ्रीजिंग पॉइंट। अब मैं इसका भी क्या करना चाहूंगा, देखो अब क्या करेंगे, इसके वेपर प्रेशर को अगर मैं सॉल्वेंट के वेपर प्रेशर के इक्वल करना चाहूंगा तो मुझे टेम्परेचर क्या करना पड़ेगा, सॉल्वेंट से भी लो करना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि हमने कहा तो है इसका वेपर प्रेशर आपको सॉल्वेंट के वेपर प्रेशर के इक्वल करना पड़ेगा। इक्वल क्यों, इक्वल करने से क्या हो जाएगा, फ्रीजिंग पॉइंट मिलेगा। लेकिन इक्वल कब होगा, जब टेम्परेचर लो करोगे। क्यों हुआ ऐसा, क्योंकि हमने जब सॉल्वेंट में नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट मिलाया तो उसका वेपर प्रेशर लो, अब उस वेपर प्रेशर लो है तो मैं उसको किसके इक्वल करना चाहूंगा, सॉल्वेंट के वेपर प्रेशर। तो जैसे जैसे टेम्परेचर लो करते गए इस पॉइंट पे आने के बाद ये देखो ये किसका ग्राफ था, सॉल्वेंट का, अब ये किसका आया, सॉल्यूशन का जो वेपर प्रेशर है वो सॉल्वेंट के इक्वल हो गया। तो इस पॉइंट को क्या बोलूंगा, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन, क्या सॉरी फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन। तो एक बात याद रखने की है, बड़े मजे की है, बड़े पते की है। तो आप क्या करोगे, जब भी आप सॉल्वेंट के अंदर नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट डाला, वेपर प्रेशर लो, अब उस सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर मुझे किसके इक्वल करना है, सॉल्वेंट के वेपर प्रेशर के। तो मुझे फ्रीजिंग पॉइंट चाहिए तो मुझे टेम्परेचर क्या करना पड़ेगा, लो करना पड़ेगा। इसलिए जैसे ही आप उसके इक्वल करोगे तो वो लो टेम्परेचर पे जाके इक्वल होगा, और जब लो टेम्परेचर पे जाने के बाद इक्वल होगा, जब लो टेम्परेचर पे जाने के बाद क्यों हुआ बेटा, ये यही तो सुनिएगा, ये देखिएगा, यहां से वेपर प्रेशर लो, यानी कि यहां से वेपर प्रेशर लो हो गया सॉल्यूशन का, तो अब सॉल्यूशन का फ्रीजिंग पॉइंट सॉल्वेंट के इक्वल कब होगा। आप कहोगे सर ये तो लो हुआ है, इसमें तो टेम्परेचर हाई करके वापस सॉल्वेंट के इक्वल कर देंगे, हाई करोगे तो फ्रीजिंग पॉइंट नहीं मिलेगा। हमें क्या चाहिए, फ्रीज भी तो करना उसको, तो मुझे क्या है, इसका वेपर प्रेशर और लो करना, सॉरी इसका टेम्परेचर लो करूंगा इसका टेम्परेचर, तो इसका वेपर प्रेशर और कम बनेगा। तो ये क्या है, बिल्कुल ही वेपर प्रेशर लो बनेगा, तो ये जो सॉल्वेंट वाले ग्राफ को है बिल्कुल लो टेम्परेचर पे टच करेगा या नहीं करेगा। अरे ध्यान से सुनिएगा, मैंने क्या कहा है, जैसे ही सॉल्वेंट में नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट मिलाया,
वेपर प्रेशर लो। अब क्या है, ये सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर इस सॉल्वेंट के वेपर प्रेशर के ग्राफ को टच नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा? अगर हम टेम्परेचर हाई करेंगे तो ये सॉल्यूशन फ्रीज नहीं होगा। हमें टेम्परेचर क्या करना पड़ेगा? लो, क्योंकि इसको क्या करना है? फ्रीज। अगर मैं टेम्परेचर लो करूंगा तो इसके वेपर प्रेशर और कम बनते जाएंगे और कम बनते जाएंगे। तो ये बताओ अब इस सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर इसके सॉल्वेंट के वेपर प्रेशर के कब इक्वल होगा? कब इक्वल होगा? जब हमें क्या करना पड़ेगा? ये तब इक्वल होगा जब आपका फ्रीजिंग पॉइंट क्या हो जाएगा? बहुत ही लो हो जाएगा। तो सॉल्यूशन के बहुत ही लो फ्रीजिंग पॉइंट पे ये किसके ग्राफ को टच करेगा? इस सॉल्वेंट के ग्राफ को, और उसी को हम क्या बोलते हैं? फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन। देखो फ्रीजिंग पॉइंट सॉल्यूशन का कम है, सॉल्वेंट का क्या है? हाई। इसलिए इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस है उसको डेल्टा टीएफ यानी कि डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। कितना डिक्रीज हुआ? सॉल्यूशन का डिक्रीज हुआ किसकी कंपैरिजन में? सॉल्वेंट। तो सॉल्वेंट के फ्रीजिंग पॉइंट में से सॉल्यूशन का माइनस करोगे। देखो जब मैंने तुम्हें एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट करवाया था तो मैंने यहां पे लिया था बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन माइनस में बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट। क्यों? क्योंकि वहां पे सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट हाई था। लेकिन यहां पे क्या है? फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट हाई है, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन कम है। इसलिए डेल्टा टीएफ का क्या फॉर्मूला है? टी नॉट एफ माइनस में टीएफएस। ये था फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ द डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। बस आपको ये 2-3 डेफिनेशन लिखनी है। प्योर सॉल्वेंट का क्या होता है? सबसे पहले डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। व्हेन नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट एडेड देन द सॉल्यूशन फ्रीजिंग पॉइंट डिक्रीजेज एज कंपेयर टू सॉल्वेंट। हो गया। उसके बाद फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट डेफिनेशन क्या लिखोगे? जब उसकी लिक्विड और सॉलिड फेज का वेपर प्रेशर सेम। फिर सॉल्यूशन का डेफिनेशन बताओगे। क्या बताओगे? व्हेन द वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन बिकम्स इक्वल टू वेपर प्रेशर ऑफ इट्स सॉल्वेंट कॉल्ड freezing point of solution. तो from the graph when the non electrolyte solute added, when non volatile solute added into the solvent, then the solution vapor pressure becomes low, but it freeze at the lower temperature as compared to solvent because solution vapor pressure becomes equal to solvent vapor pressure when the temperature is low. जब लो टेम्परेचर करोगे, लो टेम्परेचर किया तभी ये फ्रीज हुआ, फ्रीज हुआ तो ये लो टेम्परेचर पे ही जाके, यानी कि इसका तो लो होता गया। एक बार दोबारा से इसमें फिर तो देखिएगा, इसी को एक तरीका और बता रहा हूं सिंपल। ये सॉल्वेंट था, आपने इसको फ्रीज करना था, यहां के बाद ये फ्रीज होना स्टार्ट हो गया। यहां तक ये लिक्विड था, यहां तक कैसा था? सॉलिड। लो करते गए और इसका वेपर प्रेशर 0 एटमॉस्फेरिक हो गया। अरे 0 होने के बाद उससे कम तो हो ही नहीं सकता, उससे कम नहीं हो सकता ना। इसी पॉइंट पे मैंने इसके अंदर नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट मिला दिया तो ये क्या बन गया? सॉल्यूशन। सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर क्या हो गया? लो। अब इसका वेपर प्रेशर लो है, मुझे इसका टेम्परेचर लो और करना है। क्यों करना है टेम्परेचर लो? ध्यान से सुनिए, क्योंकि मुझे इसको फ्रीज करना है। फ्रीज करने के लिए टेम्परेचर लो। अगर आप टेम्परेचर को लो करोगे तो वेपर प्रेशर भी क्या हो जाएगा? लो। तो ये लो होता गया, लो होता गया, एंडिंग में जाके इसका भी वेपर प्रेशर एक टाइम ऐसा आएगा जब कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा। जैसे इसका हुआ था, 0 के बाद तो डिक्रीज होगा, ये नहीं होगा। ये देखो, ये सॉल्वेंट का था फ्रीजिंग पॉइंट और ये सॉल्यूशन का है। तो ये बताओ अब सॉल्यूशन का फ्रीजिंग पॉइंट सॉल्वेंट से क्या हुआ? कम हुआ या नहीं हुआ? अरे सीधी सी बात है, इसका लो था वेपर प्रेशर, मुझे इसको फ्रीज करना था तो मैंने इसका टेम्परेचर लो किया तो इसका वेपर प्रेशर लो। अब वेपर प्रेशर बिल्कुल ही लो, 0 एटमॉस्फेरिक, और इसका भी 0 एटमॉस्फेरिक यहां पे पहुंचा। तो इसका तो तब 0 एटमॉस्फेरिक हुआ जब ये कंप्लीटली किस में चेंज हो गया? सॉलिड में चेंज हो गया। तो अभी यहां से देखो, ये सॉल्यूशन का ग्राफ इस सॉल्वेंट के ग्राफ को कहां पे टच किया? इससे लो टेम्परेचर पे टच किया या नहीं किया? इसलिए क्या करा? फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन इज लोअर देन द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट हो जाएगा। अब इसके ऊपर देखिएगा इसका डेरिवेशन। अब डेरिवेशन में क्या कह रहा है? डेरिवेशन में सुनते जाइएगा। हमने क्या पढ़ा था? फॉर डाइल्यूट सॉल्यूशन। डाइल्यूट सॉल्यूशन के बारे में बहुत सारे एक्सपेरिमेंट किए गए। उन एक्सपेरिमेंट से क्या कहा गया? डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, जिसको किससे डिनोट किया जाता है? डेल्टा टीएफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा? इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोलैलिटी। कहां पे पढ़ा था ये? जिसको भी एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट वाली वीडियो देखी है, समझ आई हुई है, समझो ये भी आ गया। डेल्टा टीएफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोलैलिटी। फ्रॉम मेनी एक्सपेरिमेंट इट वाज सजेस्टेड दैट बाय
बाय द साइंटिस्ट डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोलैलिटी। अब आप क्या करोगे, डेल्टा टी एफ इक्वल टू, यहां पे इस प्रोपोर्शनलिटी को हटा के कांस्टेंट लगाएंगे के एफ, वहां पे कौन सा लगाया था, के बी, मोलैलिटी स्मॉल एम। के एफ क्या है, के एफ सुनते जाइएगा, फ्री ये होता है क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट, क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट, क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट। सबसे पहले क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट की यूनिट क्या होगी, यूनिट मैंने बताया के एफ इक्वल टू, इसको इधर ले आओ, डेल्टा टी एफ बाई मोलैलिटी। डेल्टा टी एफ एक टेम्परेचर है, टेम्परेचर की यूनिट केल्विन, मोलैलिटी की यूनिट क्या है, मोल पर किलोग्राम, यही है। इसको ऊपर लेके जाओ, क्या बन गया, किलोग्राम मोल इनवर्स और केजी। ये मैंने तुम्हें पहले भी, केबी की जो यूनिट है वही इसकी आएगी। अब डेफिनेशन ऑफ के एफ, इस के एफ की क्या डेफिनेशन है, तो आप लिख सकते हो व्हेन द मोलैलिटी 1, अगर मोलैलिटी 1 होगी तो के एफ किसके इक्वल आ जाएगा, इसका क्या नाम है, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। तो व्हेन द मोलैलिटी इज 1 देन द क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट इज इक्वल टू डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। अब आपको ये साबित करना है, टू प्रूव दैट इट इज ए कोलिगेटिव प्रॉपर्टी वी हैव टू डिटरमाइन द मोलर मास ऑफ सॉल्यूट। हमें क्या डिटरमाइन करना पड़ेगा, तो इसको इक्वेशन 1 मान लो। नाउ मोलैलिटी क्या है, एम, स्मॉल एम इज इक्वल टू क्या पढ़ रखा है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइड में डब्ल्यू ए, वेट ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। बोलो पढ़ रखा है या नहीं पढ़ रखा है। एन बी किसके इक्वल होता है, वेट ऑफ सॉल्यूट डिवाइड में मोलर मास ऑफ सॉल्यूट मल्टीप्लाई डब्ल्यू ए इन केजी। बोलो इतना समझ आया या नहीं आया। अरे बिल्कुल इजी है यार, ये तो पहले भी बताया है, जिसको एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट वाली समझ में आई है। इसको इक्वेशन 2 को 1 में पुट करो, तो डेल्टा टी एफ इज इक्वल टू, पुट कर दो के एफ एज इट इज, मल्टीप्लाई एम की जगह क्या पुट करना है, डब्ल्यू बी अपॉन एम बी इंटू में डब्ल्यू ए इन के जी। अब आगे ये इसको इक्वेशन 3 बना दो, क्या बना दो, इक्वेशन 3। अब लिख दो इक्वेशन 3 से आपको क्या कैलकुलेट करना है, मोलर मास ऑफ सॉल्यूट। आप लिख दोगे एम बी, यहां से इसको इधर ले आओ, बाकी सबको उधर, क्या आ गया, के एफ मल्टीप्लाई एम बी अपॉन में डेल्टा टी एफ मल्टीप्लाई क्या हो गया, डब्ल्यू ए इन के जी। अब आप लिख दोगे इसको इक्वेशन क्या मान लो 4, हो गया या नहीं हो गया। फ्रॉम इक्वेशन 4 we can calculate molar mass of solute, hence proved that depression in freezing point is a colligative property, hence proved that depression in freezing point is a colligative property। बोलो समझ आया या नहीं आया, अरे हो जाएगा या नहीं हो जाएगा, समझ आ रहा है या नहीं आ रहा है। आप थोड़ा सा ध्यान लगाइएगा, सब कुछ होगा, समझ में आएगा। अगर आपने एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट वाला किया है तो ये भी आ गया, हो जाएगा। हाँ तो देखिएगा आप गाइस, हमने डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट साबित कर लिया है, क्या है ये, एक कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है, साबित कर चुके हैं। अब आगे देखिएगा, आगे हमारे पास क्या है, इसके ऊपर मैं आपको एक दो बातें बताता हूं, 2-3, फिर हम कुछ नए नए क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है। आपने जब एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट किया था तो वहां पे कांस्टेंट के बी, जिसको नाम क्या दिया था, अबुलियोस्कोपिक कांस्टेंट। एक हमने अभी अभी किया है के एफ, क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट, जो डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट में आता है। ये दोनों जो कांस्टेंट है, अभी तक आपने जाना नहीं बेटा ये किसके होते हैं, ये दोनों कांस्टेंट किसके होते हैं बेटा, सोलवेंट के होते हैं। किसके होते हैं, ये दोनों सोलवेंट के होते हैं, जो हमने सोलवेंट यूज किया हुआ है। इसलिए अगर आप केबी या केएफ की वैल्यू कैलकुलेट करना चाहते हो तो आप कर सकते हो बेटा, क्या कर सकते हो, केबी या फिर क्या है, केएफ की वैल्यू। कैसे, केबी की वैल्यू बिल्कुल सिंपल होती है बेटा, क्या है, आपके पास इसका फॉर्मूला होता है आर मल्टीप्लाई मोलर मास मल्टीप्लाई टी नोट एफ का स्क्वायर डिवाइड में 1000 टी नोट बी का स्क्वायर डिवाइड में 1000 मल्टीप्लाई होता है बेटा लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन, जिसको डेल्टा एच वेपोराइजेशन लिखते हैं। क्यों, क्योंकि बॉइलिंग पॉइंट के ऊपर लिक्विड किस में चेंज होता है, वेपर्स में। इसलिए केबी का जो फॉर्मूला होता है वो निकालने का क्या होता है, आर जो आप पढ़ चुके हो गैस कांस्टेंट, एम मोलर मास ऑफ द सोलवेंट जो आपने यूज किया है, टी नोट बी बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द सोलवेंट, डिवाइड में क्या है 1000, मल्टीप्लाई क्या है एंथैल्पी ऑफ वेपोराइजेशन। हो गया बेटा। इसी तरीके से अगर आप केएफ निकालोगे तो केएफ की वैल्यू किसके इक्वल होती है, केएफ इज इक्वल टू आर मल्टीप्लाई मोलर मास मल्टीप्लाई टी नोट एफ का स्क्वायर डिवाइड में 1000 मल्टीप्लाई में क्या होता है, यहां पे रखते हैं बेटा एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन। फ्यूजन क्यों रखा हमने, फ्यूजन इसलिए रखा है बेटा
क्योंकि हम यहां पे फ्रीजिंग पॉइंट की बात कर रहे हैं, इसलिए हमने फ्यूजन रखा है। तो ये वाली जो वैल्यूज हैं, ये सिर्फ आपको इनके फॉर्मूले पता होने चाहिए बेटा। ये हायर स्टडीज में आते हैं, जब आप बीएससी में जाओगे, एमएससी में जाओगे, तो वहां पे आपको ये मिलेंगी केबी और केएफ की वैल्यू। कैसे? इसे बोलते हैं थर्मोडायनामिक ट्रीटमेंट बोला जाता है। डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट का थर्मोडायनामिक ट्रीटमेंट, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट का थर्मोडायनामिक ट्रीटमेंट। तो वहां पे हमें केबी और केएफ की वैल्यू मिलती है, जो कैसे निकलती है? गैस कांस्टेंट मल्टीप्लाई मोलर मास ऑफ द सॉल्वेंट मल्टीप्लाई इट्स बॉइलिंग पॉइंट का स्क्वायर डिवाइड में 1000 मल्टीप्लाई में एंथैल्पी ऑफ वेपोराइजेशन। इसमें एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन आ जाएगा, और यहां पे क्या आ जाएगा बेटा? थोड़ा सा चेंज है, स्लाइटली चेंज है, यहां पे क्या आ जाएगा? फ्रीजिंग पॉइंट। बाकी सब कुछ आपका सेम है बेटा, कोई भी चेंज, सॉरी, सब कुछ सेम है, तो यहां पे कोई भी चेंज नहीं है। ये आपके पास था डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट के बारे में, हो गया। अब एक दो बातें और हैं जो मैं आपसे छोटी छोटी पूछूंगा गाइस। क्या क्या है देखिएगा। मान लेते हैं मैंने एक बीकर में लिया है वाटर। क्या लिया है? एक बीकर में मैंने ले लिया वाटर, ठीक है, ये मैंने वाटर लिया है। दूसरा आप क्या करोगे? ये मैंने वाटर लिया है। सेकंड, मैंने दूसरे बीकर में यही वाटर लिया, ये वाटर लिया, और इस वाटर के अंदर मैंने सोल्यूट मिक्स कर दिया। कैसा सोल्यूट? नॉन वोलाटाइल सोल्यूट। नॉन वोलाटाइल सोल्यूट मिक्स कर दिया, ठीक है। ये वाटर है, इसके अंदर नॉन वोलाटाइल सोल्यूट, नॉन वोलाटाइल सोल्यूट क्या ले लिया? मान लेते हैं शुगर ही मिक्स कर दिया, ठीक है। अब आप क्या करोगे? जो आपका प्योर वाटर है, बॉइलिंग पॉइंट की बात करते हैं पहले। कितने पे बॉयल होता है? 100 डिग्री सेल्सियस पे। कितने का वाटर कितने पे बॉयल होता है? 100 डिग्री सेल्सियस, हो गया। अब मैंने इसके अंदर नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट शुगर मिक्स किया, तो मिक्स करने के बाद क्या होगा? अरे आपको पता है यहां पे वाटर क्या है? सॉल्वेंट। अगर नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट मिक्स करेंगे तो हमने पढ़ रखा है, क्या पढ़ रखा है? इसके ऊपर कौन सी कोलिगेटिव प्रॉपर्टी लग जाएगी? एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। और ये प्रॉपर्टी क्या कहती है? जब किसी सॉल्वेंट में नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट मिक्स करोगे तो उसका वेपर प्रेशर तो डिक्रीज हो जाता है, लेकिन बॉइलिंग पॉइंट क्या हो जाता है? इंक्रीज। पढ़ा था या नहीं पढ़ा था? तो अब मुझे ये बताओ, ये शुगर मिलाने के बाद इस वाटर का बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज होगा या डिक्रीज होगा? आपने शुगर को मिलाया इस वाटर में, तो इस वाटर का बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज होगा या डिक्रीज होगा? क्वेश्चन इनडायरेक्ट पूछा हुआ है। इस शुगर मिलाने के बाद इस वाटर का बॉइलिंग पॉइंट डिक्रीज होगा या इंक्रीज होगा? और रियल में क्वेश्चन क्या है? क्योंकि सॉल्वेंट में सॉल्यूट मिलने के बाद क्या बन चुका है? ये सॉल्यूशन। तो सॉल्यूशन का आपने पढ़ रखा, क्या होगा? इंक्रीज। लेकिन पजल करने के लिए आपसे क्या पूछा जा सकता है? वाटर था प्योर, उसके अंदर शुगर मिला दिया, नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट, तो नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट मिलाने के बाद इस वाटर का बॉइलिंग पॉइंट क्या हो जाएगा? इंक्रीज हो जाएगा। क्या हो जाएगा? इंक्रीज। क्यों? क्योंकि अब ये सॉल्वेंट नहीं रहा, अब ये नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट मिलने के बाद क्या बन चुका है? सॉल्यूशन। ये तो बस क्या है? एक पजल करने के लिए पूछा हुआ है। वाटर के अंदर नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट मिला दोगे तो वाटर का बॉइलिंग पॉइंट क्या हो जाएगा? सीधी बात कहेंगे, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट हो जाएगा, जो हमने पढ़ लिया है, एक कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है। कहां पे पढ़ा था? हमने साबित भी किया था। ये कैसे इंक्रीज हुआ? बोलो समझ आ रहा है या नहीं आ रहा है? अरे हो जाएगा या नहीं हो जाएगा? ये तो आपको पता चल गया। ये सब कुछ छोटी छोटी बातें थी। अब आपके पास एक और है, इसी को मैंने वाटर को लिया। इसका फ्रीजिंग पॉइंट कितना होता है? फ्रीजिंग पॉइंट आप सबको पता, 0 डिग्री सेल्सियस। यही होता ना, 0 डिग्री सेल्सियस। अब मैंने इस सॉल्वेंट के अंदर नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट मिला दिया। क्या मिक्स किया? नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट। तो नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट मिलाने के बाद ये बताओ, अब ये जो वाटर है, या इसको मैं बोल सकता हूं इस सॉल्यूशन का फ्रीजिंग पॉइंट डिक्रीज होगा या इंक्रीज होगा? अरे सिंपल सी बात है गाइस, कौन सी प्रॉपर्टी लगेगी? डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। तो फ्रीजिंग पॉइंट तो हमेशा सॉल्यूट मिलाने के बाद जो वाटर है, जो सॉल्वेंट है, उसका क्या हो जाता है? डिक्रीज। कहने का मतलब सॉल्यूशन का क्या हो जाता है? डिक्रीज हो जाता है। बोलो समझ आया या नहीं आया? तो ये फ्रीजिंग पॉइंट तो डिक्रीज होता है, बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है? इंक्रीज। इन दोनों पे प्रॉपर्टी हमने कौन सी लगाई है? एक डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, दूसरी हमने कौन सी लगाई है? एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। हो जाएगा। और एक हम पहले ही लगा चुके हैं, वेपर प्रेशर क्या होता है? डिक्रीज। ये थी छोटी छोटी बातें। अब मैं 2-4 क्वेश्चन बताता हूं इन दोनों प्रॉपर्टीज के बारे में, तो आप एक एक करके मुझे बताओगे आंसर क्या होंगे, ठीक है? तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके बोर्ड लेवल के लिए भी। सबसे पहला तो क्या कह रहे हैं? पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन सुनिएगा, हाउ मेल्टिंग पॉइंट ऑफ एनी सबस्टेंस
हाउ मेल्टिंग पॉइंट ऑफ एनी सबस्टेंस टेल अबाउट प्योरिटी ऑफ द सबस्टेंस। प्योरिटी ऑफ द सबस्टेंस। आपके पास क्वेश्चन है, बहुत ध्यान से सुनने का भाई। क्या है क्वेश्चन? क्वेश्चन ये है किसी भी सबस्टेंस की जो मेल्टिंग पॉइंट है वो हमें उसकी प्योरिटी के बारे में कैसे बताता है। तो देखिएगा, सबसे पहले तो मेल्टिंग पॉइंट को मैं एक और नाम दे सकता हूं, फ्रीजिंग पॉइंट। कह सकते हैं या नहीं कह सकते हैं? अरे मेल्टिंग पॉइंट पे मेल्ट होता है, फ्रीजिंग पॉइंट पे क्या होता है? फ्रीज होता है। दोनों एक ही होते हैं, ठीक है। अब क्या कह रहे हैं, अगर आपका सबस्टेंस प्योर होगा, अगर आपका सबस्टेंस प्योर होगा तो क्या होगा, जितना उसका एग्जैक्ट मेल्टिंग पॉइंट होता है वही आंसर आएगा। जब हम उसका मेल्टिंग पॉइंट चेक करेंगे तो वो क्या आएगा, एग्जैक्ट आएगा। व्हेन वी चेक द मेल्टिंग पॉइंट देन इट विल बी एग्जैक्ट या सिमिलर टू थ्योरेटिकल वैल्यू। बिल्कुल क्या होगा, आपकी जो थ्योरेटिकल वैल्यू है उसके बिल्कुल एग्जैक्ट होगा, सिमिलर टू थ्योरेटिकल वैल्यू। थ्योरेटिकल वैल्यू के क्या होगा, इक्वल होगा, बिल्कुल सेम होंगे दोनों। क्यों? क्योंकि प्योर सबस्टेंस है, प्योर सबस्टेंस का मेल्टिंग पॉइंट बिल्कुल पीक पे आता है, जितना होता है उतना ही आएगा। लेकिन अभी अभी हमने पढ़ लिया, अगर प्योर सबस्टेंस के अंदर इंप्योरिटी मिला दी। इंप्योरिटी क्या मतलब, आपने नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट मिला दिया। अरे नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट मिलाया है तो हम यही मान के चलेंगे हमने क्या मिलाया है, इंप्योरिटी। और इंप्योरिटी मिलाने पर अभी अभी तो हमने पढ़ा था, फ्रीजिंग पॉइंट क्या हो जाता है, डिक्रीज। अभी भी ऊपर लिखा हुआ कौन सी प्रॉपर्टी लग जाएगी, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। तो वहां पे मेल्टिंग पॉइंट क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। क्या हो जाएगा, डिक्रीज। तो आप क्या करोगे, उसका मेल्टिंग पॉइंट, बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट होते हैं जिनका यूज करके आप मेल्टिंग पॉइंट चेक करोगे। अगर मेल्टिंग पॉइंट एक्यूरेट आता है, थ्योरेटिकल वैल्यू के इक्वल आता है, तो हम कहेंगे वो प्योर है। अगर कम आता है, डिक्रीज आता है, लो आता है मेल्टिंग पॉइंट, तो हम कहेंगे उसके अंदर इंप्योरिटीज है। और उन इंप्योरिटीज ने क्या कर दिया, उसके फ्रीजिंग पॉइंट को क्या कर दिया, डिप्रेस कर दिया। बोलो समझ आया या नहीं आया? अरे कोई भी सबस्टेंस की प्योरिटी उसके मेल्टिंग पॉइंट से कैसे चेक करोगे, उसके बॉइलिंग पॉइंट से कैसे चेक करोगे, उसके फ्रीजिंग पॉइंट से कैसे चेक करोगे? तो हम कह देंगे अगर उसके अंदर इंप्योरिटी होगी तो उसका मेल्टिंग पॉइंट लो आएगा। अगर उसके अंदर इंप्योरिटी होगी, बॉइलिंग पॉइंट चेक करेंगे तो बॉइलिंग पॉइंट कैसा आएगा, हाई। क्यों? क्योंकि तब कौन सी प्रॉपर्टी लग जाएगी, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, जो क्या कहती है, नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट या इंप्योरिटी जिसको मान सकते हो, अगर वो मिला दिया तो बॉइलिंग पॉइंट क्या हो जाता है, हाई। तो बोलो भाई समझ आया या नहीं आया? अरे आप बता दोगे या नहीं बता दोगे कि कोई भी सबस्टेंस प्योर है या नहीं है? हो गया। अगला क्वेश्चन देखिएगा। अब इनके ऊपर बहुत सारे ऐसे ऐसे क्वेश्चन है। क्या कह रहा है, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट में चल रहे हैं, तो ये कह रहा है जो कार रेडिएटर्स होते हैं, कार रेडिएटर सुना होगा, कार रेडिएटर क्या काम होता है, कार रेडिएटर का काम होता है इंजन को ठंडा रखना, यही काम होता है ना। और जो कार रेडिएटर होता है उसके अंदर क्या डाला जाता है, वाटर ऐड करते हैं। क्या ऐड करते हैं, वाटर ऐड करते हैं, ठीक है। तो कार रेडिएटर में वाटर होता है, वो वाटर क्या करेगा, उस वाटर की सप्लाई, मान लेते हैं ये इंजन है, ये इंजन के बिल्कुल मिडल पार्ट से ऐसे एक ट्यूब डाली जाती है, ये आपका इंजन था, यहां से ये वाटर निकल के वापस इस कार रेडिएटर में आ जाता है ऐसे, ठीक है। यहां पे ये रेडिएटर उस वाटर को वापस ठंडा कर देगा, फिर ये वाटर यहां पे जाएगा, वाटर यहां पे जाएगा तो इंजन की जो हीट है, हॉट हुआ है, उस हीट को ले लेगा और ये पानी गर्म होके वापस आ जाएगा। ये गर्म होके जैसे ही वापस आएगा, रेडिएटर इसको ठंडा कर देगा, फिर से ये वाटर जाएगा, इंजन की हीट को लेके वापस रेडिएटर तक आएगा। ये प्रोसेस चलता है। तो कार रेडिएटर में क्या डाला जाता है, वाटर ऐड करते हैं। अब एक क्वेश्चन है, मान लेते हैं हम कार को लेके हिली एरियाज में चले गए। हिली एरियाज मतलब मान लेते हैं हम पहुंच गए रोहतांग। कहां पे पहुंच गए, मैंने तुम्हें पहुंचा दिया है कहां पे, रोहतांग में। और रोहतांग में हमेशा टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस से भी लो रहता है। कितना रहता है, 0 डिग्री सेल्सियस, -2 -3 इतना रहता है। अब क्या है, वहां पे आपकी गाड़ी गई, रोहतांग में जाते ही जो कार रेडिएटर का वाटर है वो आइस में चेंज नहीं हो जाएगा? बोलो होगा या नहीं होगा? अरे आइस में चेंज होगा या नहीं होगा? क्यों होगा? क्योंकि वहां पे इन्वायरमेंट का टेम्परेचर कितना है, 0 या -1।
तो आपका कार रेडिएटर का वाटर को 0 डिग्री सेल्सियस मिलेगा टेम्परेचर, तो वो फ्रीज हो जाएगा। फ्रीज हो जाएगा तो कार रेडिएटर काम करना बंद कर देगा। बंद कर देगा तो आपके इंजन को ठंडा नहीं कर पाएगा। अब आप कहोगे सर अगर इतने ठंडे इलाके में जाएंगे तो कार का इंजन गर्म कैसे हो जाएगा? अरे वो कंटिन्यूसली काम कर रहा है। अगर बहुत लंबे समय तक काम करवाओगे तो ये बताओ वो हॉट होगा या नहीं होगा? उसके पिस्टन काम कर रहे हैं, अगर काम कर रहे हैं तो वो हॉट तो होगा। ये नहीं है भाई इन्वायरमेंट का टेम्परेचर कम है। अरे मशीनरी जो होती है हमारे सर्दी के दिनों में क्या गर्म नहीं होती है? होती है वो भी बहुत ज्यादा। आप उससे काम लोगे तो वो गर्म होगा, तो उसको ठंडा करने के लिए क्या रेडिएटर तो चाहिए। लेकिन रेडिएटर का वाटर तो आइस में चेंज हो गया, तो हमें अब कुछ ऐसा करना पड़ेगा ताकि आइस में चेंज ना हो। यानी कि कार रेडिएटर का जो वाटर है, कार रेडिएटर वाटर, उसको मैं सोलवेंट मान लेता हूं। कार रेडिएटर वाटर, उसको मैंने क्या मान लिया? सोलवेंट मान सकता हूं। तो इसलिए क्या है, साइंटिस्ट ने सोचा इस प्रॉब्लम को दूर किया जाए, तो इसलिए सलाह दी जाती है उस कार रेडिएटर के अंदर इथाइलिन ग्लाइकोल मिलाया जाता है। क्या मिलाया जाता है? इथाइलिन ग्लाइकोल मिक्स किया जाता है। क्या करता है इथाइलिन ग्लाइकोल? इथाइलिन ग्लाइकोल एक नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट है। कैसा है? नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट है। जब आप इथाइलिन ग्लाइकोल मिला दोगे, ये एक नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट है, ये जब इस वाटर में मिक्स कर दोगे, तो मिक्स करने पर ध्यान से बात सुनिए, वाटर सॉल्वेंट, इसमें आपने इथाइलिन ग्लाइकोल मिलाया जो कि नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट है। कार रेडिएटर के वाटर में जब ये मिल जाएगा तो कार रेडिएटर के वाटर के साथ क्या होगा? कार रेडिएटर का वाटर नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट मिलने पर क्या बन जाएगा? सॉल्यूशन। और सॉल्यूशन जब बनेगा तो उस सॉल्यूशन का फ्रीजिंग पॉइंट क्या हो जाएगा? डिप्रेस। क्यों डिप्रेस हुआ? बता तो रखा है, जब नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट किसी भी सॉल्वेंट में मिलाते हैं तो उसका फ्रीजिंग पॉइंट लो और बॉइलिंग पॉइंट क्या हो जाता है? हाई। तो इसका मतलब इस कार रेडिएटर के वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट क्या हो जाएगा? अब लो। लो का मतलब पहले 0 पे फ्रीज हो रहा था, अब जितना ज्यादा इथाइलिन ग्लाइकोल मिलाओगे उतना ही लो हो जाएगा। मान लेते हैं अब ये कार रेडिएटर का जो वाटर है, जो सॉल्यूशन बन चुका है, अब ये -10 डिग्री सेल्सियस पे फ्रीज होगा। कितने पे? इसको फ्रीज होने के लिए, इसको आइस में चेंज होने के लिए मान लेते हैं अब -10 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर चाहिए। क्यों हुआ ये -10? अब इसका फ्रीजिंग पॉइंट -10 बन चुका है। पहले कितना था? 0। और जहां पे हम रोहतांग में गए हैं वहां का टेम्परेचर 0 या -1 डिग्री सेल्सियस है। तो क्या ये इन्वायरमेंट का टेम्परेचर जो रोहतांग में था वो हमारे कार रेडिएटर के वाटर को अब फ्रीज कर पाएगा? नहीं कर सकता, क्योंकि इस वाटर को फ्रीज होने के लिए कितना टेम्परेचर चाहिए? -10 डिग्री सेल्सियस। कितना चाहिए? -10 डिग्री सेल्सियस। इसलिए क्या किया जाता है, कार जो आजकल मॉडर्न कारें आ रही हैं उनमें परमानेंटली कंपनी से जो आती हैं उन्हीं के अंदर ही कार रेडिएटर में इथाइलिन ग्लाइकोल मिक्स होके आता है। अगर हम बिना उसको जानकारी के भी अगर हिली एरियाज में चले गए जहां पे टेम्परेचर लो होता है तो भी हमारी कार रेडिएटर काम करना नहीं छोड़ेगा। क्यों नहीं छोड़ेगा? क्योंकि कार रेडिएटर का जो वाटर कंपनी से आता है ना, उसकी स्ट्रेंथ होती है 35% V/V, वॉल्यूम परसेंटेज, जिसके कारण कार रेडिएटर का जो वाटर होता है ना, कार रेडिएटर के वाटर को फ्रीज होने के लिए चाहिए -17.6 डिग्री सेल्सियस। और इन्वायरमेंट का आप कहीं पे भी जा लो, -17.6 डिग्री सेल्सियस नहीं मिलेगा। एक जगह मिल सकता, लद्दाख में जाए, लेह में जाए, वहां पे जो गाड़ियां हैं उनमें आप इथाइलिन ग्लाइकोल और ज्यादा बढ़ा दो। और ज्यादा बढ़ा दोगे तो क्या हो जाएगा? और ज्यादा लो हो जाएगा फ्रीजिंग पॉइंट, तो फिर आप कहीं पे भी जा सकते हो। इसलिए कार रेडिएटर में क्वेश्चन ये बन गया, व्हाई इट इज एडवाइज टू ऐड इथाइलिन ग्लाइकोल इन कार रेडिएटर। कार रेडिएटर में इथाइलिन ग्लाइकोल ऐड करने की सलाह क्यों दी जाती है? क्यों दी जाती है? ऐसा समझ में आ गया या नहीं आ गया? बिकॉज आफ्टर एडिंग द इथाइलिन ग्लाइकोल इट एक्ट एज द नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट, इट डिक्रीज द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ द वाटर which is present in the car radiator. So when we move in the hilly areas, car radiator water not convert into ice. हम जब हिली एरियाज में जाएंगे, अगर हमने उस कार रेडिएटर में इथाइलिन ग्लाइकोल मिला रखा है तो वो क्या कर देता है? उस वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट लो कर देता है, जिसके बाद वो फ्रीज नहीं होगा। और अगर वो फ्रीज नहीं होगा, कार रेडिएटर का वाटर अगर फ्रीज नहीं होगा तो कार रेडिएटर काम करता रहेगा, हमारी गाड़ी के इंजन को ठंडा करता रहेगा और हमारा इंजन काम करना बंद नहीं करेगा, हमारी गाड़ी कंटिन्यूसली चलती रहेगी। बोलो समझ आया या नहीं आया? तो ऐसी सलाह क्यों दी जाती है? समझ में आ गया? ये सारी कोलिगेटिव प्रॉपर्टी का कहना है, इसलिए तो कह रहा हूं कोलिगेटिव प्रॉपर्टी का बहुत ज्यादा यूज है। हो गया? और क्वेश्चन देखिएगा, और क्वेश्चन
मैं आपके सामने रख रहा हूं, आपके पास क्या है क्वेश्चन, सुनते जाइएगा। ये कह रहा है हमारे पास वाटर है और एक ऐसा है सोडियम क्लोराइड इन वाटर। हमने एक बनाया NaCl का सॉल्यूशन। कैसे बनाया NaCl का सॉल्यूशन, इसके अंदर NaCl प्लस वाटर ऐड करके इसका सॉल्यूशन बना दिया, ये हो गया। दूसरा आपके पास सुनते जाइएगा, अभी NaCl ऐड कर दिया, वाटर बना, वाटर के अंदर NaCl, और एक कह रहा है वाटर, ओनली वाटर है। तो इसने क्वेश्चन देखो क्या है, मैं कई बार बता चुका हूं, इट फ्रीज एट लोअर टेम्परेचर, इट फ्रीज एट लोअर टेम्परेचर। वाई? जब हमने क्या किया है, NaCl वाटर में मिला दिया तो ये लो टेम्परेचर पे फ्रीज क्यों होता है और ये हाई टेम्परेचर पे। यानी कि ये तो आपको पता है प्योर वाटर तो 0 पे, लेकिन ये 0 से भी कम, शायद -4 पे, -5 पे। कहने का मतलब इससे लो टेम्परेचर पे फ्रीज होता है। ऐसा क्यों है, इससे भी लो क्यों? क्योंकि हम कहेंगे हियर NaCl इज द नॉन वोलेटाइल सोल्यूट विच डिक्रीज द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर, जो वाटर के फ्रीजिंग पॉइंट को क्या कर देता है, डिक्रीज बाय यूजिंग द प्रॉपर्टी डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट के अकॉर्डिंग नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट मिलाया तो इसका क्या हो जाएगा, फ्रीजिंग पॉइंट लो हो जाएगा। इसलिए ये लो टेम्परेचर पे फ्रीज होगा और ये हाई टेम्परेचर, जितना नॉर्मल होता है, नॉर्मल कितना होता है वाटर का, ये 0 पे फ्रीज होगा, ये 0 से भी कम पे फ्रीज होगा। बोलो समझ आया या नहीं आया, ये सब कुछ हो जाएगा। ऐसा क्वेश्चन आ सकता है। एक और क्वेश्चन आपके पास है, हमारे पास होता है एक रास्ट मेथड, ध्यान से सुनिए, हमारे पास होता है एक रास्ट मेथड, RAST, ये होता है एक रास्ट मेथड। ये क्या कहता है, इस मेथड के द्वारा हम नेपथेलीन का मोलर मास कैलकुलेट करते हैं। क्या कैलकुलेट करते हैं, मोलर मास कैलकुलेट करते हैं, नेपथेलीन का मोलर मास। इन द रास्ट मेथड वी कैलकुलेट मोलर मास ऑफ नेपथेलीन। कैसे, नेपथेलीन यहाँ पे सोल्यूट का काम करता है, किसका काम करता है, सोल्यूट। और सोल्यूट का मोलर मास आप डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट वाली प्रॉपर्टी लगा के कैलकुलेट कर सकते हो। क्यों? क्योंकि प्रत्येक कोलिगेटिव प्रॉपर्टी हमें क्या बताती है, मोलर मास ऑफ सोल्यूट। अब इसको किस सॉल्वेंट के साथ मिक्स करें ताकि इसका मोलर मास हम आसानी से कैलकुलेट कर सकें। तो इसलिए क्या कह रहा है, इसको हम कौन से सॉल्वेंट के साथ मिक्स करते हैं, कैम्फर। किसके साथ मिक्स करते हैं, कैम्फर के साथ मिक्स किया जाता है। और कैम्फर के साथ क्यों मिक्स किया जाता है, यही तो क्वेश्चन बनता है। तो आप क्वेश्चन नोट डाउन कीजिएगा, व्हाई कैम्फर इज प्रेफर्ड एज ए सोल्वेंट। सोल्वेंट में हमने कैम्फर क्यों लिया, ये क्वेश्चन है। व्हाई कैम्फर इज प्रेफर्ड एज ए सोल्वेंट टू डिटरमाइन मोलर मास ऑफ नेप्थेलीन इन द रास्ट मेथड। रास्ट मेथड के अंदर क्या कह रहा है, ये कह रहा है रास्ट मेथड में सोल्वेंट के लिए कैम्फर क्यों यूज करते हैं, ताकि हम नेप्थेलीन का मोलर मास कैलकुलेट कर सके। तो देखिएगा रास्ट मेथड में होता क्या है, रास्ट मेथड में ये प्रॉपर्टी यूज होती है, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। और ये प्रॉपर्टी क्या थी, डेल्टा TF इज इक्वल टू KFM, यही प्रॉपर्टी थी ना, डेल्टा TF इज इक्वल टू KFM। अब ये बताओ, आपके पास डेल्टा TF की वैल्यू हाई आएगी, इसकी वैल्यू हाई आएगी, क्या है, ये एक कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है, इसी को तो डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट बोलते हैं। अगर इसकी वैल्यू हाई आएगी तो हम उसको आसानी से मेजर कर सकते हैं। एक मैं कह दूं इसकी वैल्यू है 0.0001 डिग्री सेल्सियस, अरे इसको तो मेजर करना बहुत ही डिफिकल्ट हो जाएगा। इसलिए क्या है, इसकी वैल्यू हाई आएगी तो आप इजिली मोलर मास को कैलकुलेट कर सकते हो। इसलिए क्या है, इसकी वैल्यू को हाई बनाने के लिए हमने सोल्वेंट कैम्फर लिया। क्यों? क्योंकि इस कैम्फर जो सोल्वेंट है इसकी KF वैल्यू वेरी हाई होती है, इसकी KF वैल्यू क्या होती है, वेरी हाई। तो क्या है, सो व्हेन द सॉल्वेंट यूज्ड एज द कैम्फर, its KF value is very high, so when we calculate depression in freezing point, its value becomes high, क्यों आई होगी, अरे एक बात बताओ, KF की वैल्यू ज्यादा रखूंगा तो डेल्टा TF की वैल्यू भी कैसी आएगी, हाई, और इसकी वैल्यू हाई आएगी, वी कैन कैलकुलेट इजिली मोलर मास ऑफ नेप्थेलीन। तो रास्ट मेथड में क्यों यूज हुआ, बिकॉज KF वैल्यू ऑफ कैम्फर इज वेरी हाई, सो व्हेन वी कैलकुलेट द डेल्टा TF, its value also becomes high,
ड्यू टू हायर वैल्यू ऑफ KF फॉर द कैंपर. सो डेल्टा TF becomes high when the delta TF is high. When the delta TF is high, then the molar mass can be easily calculated by the Rast method. इसलिए Rast method से हम नैप्थेलिन easily मोलर मास कैलकुलेट कर सकते हैं. क्यों? समझ में आया या नहीं आया? क्यों? क्योंकि KF वैल्यू आई, अगर ये वैल्यू आई आएगी तो इसकी वैल्यू आई आएगी, और इसकी वैल्यू आई आएगी तो आप उसको आसानी से किसी भी इंस्ट्रूमेंट से मेजर कर सकते हो. एक तो आपके पास आए 0.1 डिग्री सेल्सियस इसकी वैल्यू, एक आए 0.001. कौन सी मेजर करना? इसको तो मेजर करना बहुत डिफिकल्ट है, इसलिए इसको मेजर करना इजी है. तो ये कैसे बढ़ सकती है वैल्यू? हमने सॉल्वेंट में कैंपर ले लिया. बोलो समझ आया ही नहीं आया? इसलिए रास्ट मेथड में क्या यूज किया जाता है? कैंपर का यूज किया जाता है. हो जाएगा. ये थे एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट और डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट के ऊपर कुछ रैंडम क्वेश्चंस जो बहुत जरूरी हैं, आपको जानना भी जरूरी है. तो आप देखते जाइएगा. कुछ और देखते हैं, हमारे पास एक दो क्वेश्चन और हैं, ये रैंडम क्वेश्चंस हैं. हटा दूं फिर आगे देखिएगा आप. आगे हमारे पास नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है हिली एरियाज में जब जाते हैं, हिली एरियाज में, फिर से हिली एरियाज में पहुंच जाओ. कहां पे जाएं अब की बार? मनाली चले जाएं. मान लेते हैं हम मनाली में चले गए. मनाली में देखोगे विंटर सेशन में क्या होता है, वहां का टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस से भी लो होता है. तो क्या हो जाएगा, जो आइस है ना वो रोड पे जम जाती है. हमारे जो रोड्स होते हैं उनके ऊपर आइस होती है. सुबह सुबह मॉर्निंग टाइम में रोड पे आइस मिलेगी. क्या मिलेगी? रोड पे आइस. रोड पे जब आइस मिलेगी, उस आइस को हटाना है. आइस को हटाओगे कैसे? आइस किसकी बनी हुई है? वाटर की. क्यों बनी हुई है? क्योंकि वहां का टेम्परेचर लो है. तो क्या करें, इस वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट लो कर दो. इतना लो कर दो, इन्वायरमेंट के टेम्परेचर से भी लो कर दो. जब इसका फ्रीजिंग पॉइंट लो हो जाएगा इन्वायरमेंट के टेम्परेचर से, अरे इन्वायरमेंट का 0 है, मैंने इसका -5 डिग्री सेल्सियस कर दिया, तो अब वाटर को फ्रीज होने के लिए चाहिए -5 डिग्री सेल्सियस, और इन्वायरमेंट का कितना है? 0. तो क्यों नहीं इसके फ्रीजिंग पॉइंट को लो करें? तो कैसे लो किया जाता है? इसलिए रोड पे सुबह सुबह आइस को हटाने के लिए हम CaCl2 या फिर MgCl2 या फिर NaCl का मिक्सर डालते हैं. इनका मिक्सर डाला जाता है. तो वो लिखा जाता है वाई इन द हिली एरियाज इन मॉर्निंग टाइम CaCl2 MgCl2 और NaCl मिक्सर इज एडेड ऑन द रोड्स. तो हम क्या लिखेंगे? टू रिमूव आइस ऑन द रोड्स वी एड CaCl2 MgCl2 NaCl. बिकॉज ये क्या करते हैं? दीज एक्ट एज नॉन वोलाटाइल सोल्यूट एंड डिक्रीज द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ द वाटर विच इज प्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ आइस ऑन द रोड. रोड के ऊपर आइस की फॉर्म में जो आपका वाटर पड़ा है उसके फ्रीजिंग पॉइंट को ये क्या कर देंगे? लो कर देंगे. इसलिए हिली एरियाज में हम क्या डालते हैं? ये सब कुछ डालते हैं मॉर्निंग टाइम में, जिसके कारण आइस पिघल जाएगी, पिघल के साइड में हो जाएगी, यानी कि वाटर बन जाएगा. वाटर बन जाएगा तो हमें कोई भी दिक्कत नहीं करेगा. इसलिए क्या डालते हैं हम? ये सब कुछ डाला जाता है. बोलो और भी कोई क्वेश्चन हो आपका, आपको डाउट है, फिर भी आप कमेंट सेक्शन में रख सकते हैं. एक क्वेश्चन और है लास्ट. व्हाट इज डी आइसिंग एजेंट? एक बहुत बार क्वेश्चन आया हुआ है, डी आइसिंग एजेंट क्या होता है? अरे डी आइसिंग एजेंट मतलब जो आइस नहीं बनने देता. आइस कौन नहीं बनने देता? जब वाटर में आप नॉन वोलाटाइल सोल्यूट डालते हो. कौन डालते हो? नॉन वोलाटाइल सोल्यूट डालते हैं. और नॉन वोलाटाइल सोल्यूट आइस क्यों नहीं बनने देता है? क्योंकि वो फ्रीजिंग पॉइंट को क्या कर देता है? लो. तो आप लिखोगे दीज आर द एजेंट विच लोअर्स द freezing point of solvent, which lowers the freezing point of solvent, called de-icing agent. Like for water NaCl है, NaCl, CaCl2, MgCl2, ये सब किसका काम करते हैं? नॉन वोलाटाइल सोल्यूट. और ये नॉन वोलाटाइल सोल्यूट है तो ये किसका काम करेंगे? डी आइसिंग एजेंट का, क्योंकि ये वाटर को आइस में चेंज नहीं होने देंगे. तो वे एजेंट जो सोलवेंट को वाटर में चेंज होने से, सॉरी आइस में चेंज होने से रोकते हैं. तो इसलिए हमें उसमें क्या डालने पड़ेंगे? नॉन वोलाटाइल सोल्यूट. नॉन वोलाटाइल सोल्यूट, उसको फ्रीज नहीं होने देंगे. क्यों? क्योंकि उसके फ्रीजिंग पॉइंट को लोअर कर देते हैं. तो उन्हें हम क्या नाम देते हैं? डी आइसिंग एजेंट. क्या नाम दिया जाता है उनको? डी आइसिंग एजेंट. बोलो हो गया या नहीं हो गया? अरे इस टाइप के ये पर्टिकुलर क्वेश्चंस हैं, नॉलेज के लिए हैं. ये मैंने सब कुछ आपको रिपीट करवा दिए हैं. फिर भी आपको कोई डाउट है तो आप मेरे से डिस्कस कर सकते हो. बोलो समझ में आया या नहीं आया? ये थे डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट और एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट पे कुछ क्वेश्चंस. अब हम क्या करेंगे? कुछ न्यूमेरिकल्स देखेंगे.
इनके ऊपर भी, रैंडम भी। लेकिन उससे पहले आपकी एक लास्ट कोलिगेटिव प्रॉपर्टी रहती है, ओस्मोटिक प्रेशर, वो और कर लेते हैं। उसके बाद सबके न्यूमेरिकल आपको मैं धड़ाधड़ करवाऊंगा। ठीक है, आप एक बार एक प्रॉपर्टी और कर लीजिएगा। लेकिन उससे पहले मैं फिर से बता रहा हूं, आप क्या करोगे, कुछ टाइम रेस्ट करोगे। रेस्ट करने के बाद आप वीडियो को फिर से उठाओगे, अपनी नोटबुक उठाओगे, साथ साथ नोट डाउन करोगे, आपका सब कुछ तैयार हो जाएगा। मेरे पास कॉल्स आते हैं, मैसेज आते हैं कुछ बच्चों के, सर हमने आपका ये वीडियो कंप्लीट देख लिया है, हमें समझ में आ गया है, हमने नोट डाउन कर लिया है, हमारी साथ साथ तैयारी हो रही है। कुछ ऐसे भी कहते हैं कि हमारे ये डाउट्स हैं, तो मैं उनके डाउट्स भी लेता हूं। लेकिन कुछ बच्चे ऐसे हैं जो डाउट्स लेते ही नहीं है, अरे पूछिएगा, मैं 24 आवर्स आपके लिए अवेलेबल हूं। ओके, तो नेक्स्ट कोलिगेटिव प्रॉपर्टी नेक्स्ट वीडियो में, उसके बाद न्यूमेरिकल्स।